तो मैं अब राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा ताहिरा जी के पास चलने से पहले। जो वीरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं और वो बहुत मेरा ख्याल है बहुत तफसील से उन्होंने बहुत बारीकी से समझाई। एक बात जरूर उठ रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं चाहता हूँ, टिप्पणी तो आपकी इस फैसले पे चाहता हूँ, लेकिन एक बात ये उठ रही है कि ये 5 जजों की बेंच, इसमें एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं था। क्यों नहीं था? क्या एक बेंच ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? और अभी मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से बात की, संयोग से वो उपलब्ध नहीं थे बात करने के लिए, लेकिन उनका पूछना था, उन्होंने कहा आप बताइए उस वक्त जब केशवानंद भारती केस हुआ था, भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज थे? उस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या थी 14। उनमें से 13 जज उस बेंच में बैठे थे। वो संविधान पीठ थी, क्योंकि वो संविधान की मूल धारणा के बारे में विचार कर रही थी। 14 में से एक जज को इसलिए हटाया गया क्योंकि बेंच की संख्या ऑड होनी चाहिए। अगर वो बराबर हो जाते हैं तो उनमें मत विभाजन मुश्किल होता है, इसलिए एक जज उससे बाहर रखे गए। बाकी लगभग पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा था, फुल बेंच का फैसला था केशवानंद भारती केस। तो इतना महत्वपूर्ण मामला, जब आप ये बात तय कर रहे हो कि क्या ये मामला संविधान की मूल भावना के साथ छेड़खानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको उस बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के समय ख्याल रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और जैसा अभी वीरेंद्र जी ने कहा, और ये बहुत सोच विचार की बात है कि जस्टिस पारदीवाला का वो पुराना उदाहरण जो इन्होंने दिया, उसको बाद में गुजरात हाई कोर्ट की कार्रवाई से हटाए, उस जजमेंट से उनके इस ऑब्जर्वेशन को हटाया गया। उन्होंने कहा, उसको रिपोर्ट किया गया, और उसके बाद जो लिखित जजमेंट है उसमें उनकी टिप्पणी हटाई गई है। तो ये आज के जजमेंट में भी उन्होंने, आज की भी जो उनकी टिप्पणी है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए हुई थी। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए हुई थी। दरअसल आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए नहीं थी। 10 साल की जो व्यवस्था थी, ये लोकसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण है उसके लिए थी। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। जो आरक्षण हमारे बाकी नौकरियों में है वो 10 साल के लिए नहीं था, उसके पीछे कोई भी टाइम लिमिट लिखी हुई नहीं थी। अब इसके बाद सरकारों ने कब और कैसे तय किया, समाज की परिस्थितियां क्या हैं, इस पे अलग से डिबेट हो सकती है। एक सवाल लेकिन राजेंद्र लोग पूछ रहे हैं कि जब नौकरियां रहेंगी नहीं तो इस सब आरक्षण का क्या करोगे? वो जाति के आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, कहां जाएगा? जी देखिए, पहले तो मैं जो आर्थिक आधार बताया गया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, ये संविधान सम्मत है ये, तो आप लेकिन ये देखिए गरीबी और असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मैं इस बात में, इस बहस में अभी नहीं जा रहा हूं कि आरक्षण किस वजह से शुरू किया गया था, कि वो सामाजिक और शैक्षणिक शैक्षणिक स्थिति उठाने के लिए किया गया था या आर्थिक, इस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ जिस बात को लेकर के ये आरक्षण दिया गया है उसको अगर देखें तो एक स्टडी हुई थी 2018 में शायद हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, इन लोगों ने 2 साल स्टडी की थी और जिसमें यह निकाला था कि जो देश में असेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन वर्गों में किस तरह से है। तो उसके जो नतीजे थे वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जो हिंदू हाई कास्ट हैं, मतलब हिंदू सवर्ण जो हैं, उनकी आबादी तो करीब 22% के आसपास कुल मिलाकर के मानी जाती है, 20 से 22%, और उनके पास असेट्स हैं 41%। इसी तरह से ओबीसी को अगर आप लें तो ओबीसी के पास उनकी आबादी 50% के आसपास मानी जाती है, 52% कहा था मंडल कमीशन ने, और बाद में 2006 में एनएसएसओ के आंकड़े आए जिसमें शायद 44% कहा गया था, लेकिन हम 50% के आसपास मान रहे हैं। उनके पास असेट्स हैं 31%, और असेट्स में मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग्स और लैंड ये 90%, जब हम जिस असेट की बात ये कर रही है, स्टडी कर रही है, 90% इनकी हिस्सेदारी बिल्डिंग और लैंड की। तो इसमें 31% ओबीसी, हिंदू ओबीसी के पास, हिंदू ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी भी है, क्रिश्चियन ओबीसी भी है, और दूसरे धर्मों के ओबीसी भी हैं। और मुस्लिम्स के पास, इसमें अगर कैटेगरी हटा दें सब, तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन करीब 14% मानी जाती है, या 2011 के सेंसस के हिसाब से 14% के आसपास थी। इनके पास सिर्फ 8% असेट्स हैं।
और एससी एसटी को अगर लें तो इनके पास इनकी आबादी 27% के आसपास मानी जाती है और इनके पास असेट्स हैं 11%। तो पहले तो आप यही चीजें देखिए कि किसके पास जो असेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। आप गरीबी पे अगर आप बात कर रहे हैं, और आपने जो इस आरक्षण में खास एक काम किया है कि जो ओबीसी में आरक्षण ले रहा है, जो एससी एसटी में ले रहा है, वो इससे बाहर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण है। आपने सीधे नहीं कहा है, पलट के नाक पकड़ी कि भाई जिसमें ये भी ना रहे कि ओबीसी, ये कह दिया सारे गरीबों के लिए आरक्षण है। अब गरीब कहाँ कितने हैं ये देखने की जरूरत है। क्या वाकई जो अपर कास्ट है या जो हिंदू हाई कास्ट कह लें या जो सवर्ण, सभी में मान लें, मुस्लिम्स में ही सवर्णों को ले लें, और जैसे मुस्लिम्स में शेख सैयद इस तरह के लोग जो सवर्णों में गिने, अशराफ जिनको कहा जाता है, हाँ, ये लोग, इन सबको ले लें, तो इनमें गरीबी कितनी है? इन असेट डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि इसमें गरीबी कितनी है। तो एक चीज तो यहां से साफ होती। दूसरी बात, इसी आंकड़ों को अगर इसी स्टडीज की जो दूसरी फाइंडिंग्स है कि जो असेट, एक बड़ी चौंकाने वाली चीज मुझे इसमें मिली, मैंने कभी पहले पढ़ी थी, आज जब आपसे बात हुई तो मैंने इसको रिसर्च करके दोबारा निकाला। इसमें आज जो असेट्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जिस राज्यों की है वो महाराष्ट्र है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। अब जो गरीब राज्य हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इस तरह के जो राज्य हैं, इन राज्यों में खास बात देखने को आती है और इसे समझने की जरूरत है। इन राज्यों में खास बात यह है कि जो गरीब पॉपुलेशन है यहाँ की, जो लोअर 50%, या आप कह लें कि जो जो एससी एसटीज में या दूसरी उसमें जो नीचे की पॉपुलेशन है, उसके पास असेट्स इन राज्यों में ज्यादा है बनिस्बत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा और इन जगहों के मुकाबले, जो विकसित राज्य माने जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब के मुकाबले यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके पास असेट्स ज्यादा है, जो खासतौर पे एससी एसटी के लोग, पिछड़े राज्यों में। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो फिर भी अमीर राज्यों में नहीं माना जाता है, लेकिन जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, इस तरह के जो राज्य हैं, यहां पर असमानता कितनी ज्यादा है, और जहां पर गरीबी है वहां असमानता कम है। वहां कंपैरेटिवली असमानता कम है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो। ये तो आपने कान को उल्टी तरफ से पकड़ लिया। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पिछड़े रहना राज्यों के लिए जो है सामाजिक संरचना के लिए बेहतर है। वो बात नहीं है। बात ये है कि जहां, ये मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूं, जो बात वीरेन जी ने कही थी कि आर्थिक नीतियां आपकी कैसी हैं, उन आर्थिक नीतियों ने क्या किया है, उन आर्थिक नीतियों का लाभ उठाने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों में असमानता जबरदस्त तरीके से, और वो बढ़ती जा रही है। तो जो जब आप गरीबी की कम करने की बात करना चाह रहे हैं और वो आपकी इच्छा है, तो जरूरत इस बात की है कि आप ऐसी नीतियां लाएं जिनसे वो असमानता खत्म हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट का अक्सर जिक्र होता रहता है कि भाई 1% जो अपर एंड के जो लोग हैं उनके पास कितने एसेट्स होते हैं या कितनी परिसंपत्ति है, और जो लोअर 50% लोग हैं उनके पास कितनी होती है। ये बहुत चर्चा में रहता है, इस पर हम लोग बहस भी करते हैं। लेकिन सरकार क्या इस तरफ ध्यान देती है अगर गरीबी हटानी है तो? मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था वो दूसरा था। वो ये था कि जब असेट इतने ज्यादा हैं तो गरीबी कैसे इस उसमें ज्यादा हुई, और वो इतनी ज्यादा हो गई कि उसको आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। ये पहला सवाल मेरा, जो लोग हैं, जो लोग ये फैसला ले रहे हैं, उनसे। दूसरा सवाल ये है कि 8 लाख की आपने सीमा रखी है, आपके देश में पर कैपिटा इनकम क्या है? उससे अगर आप 8 लाख को जोड़ें तो कौन से गरीबों को आपने शामिल किया है उसमें? 8 लाख की आज जो इनकम, साल की इनकम है एक हाउस होल्ड की, मान लीजिए, तो वो इनकम ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मजे में आदमी रहेगा, लेकिन वो इनकम गरीबी में नहीं आ सकती कहीं से। जब इस देश में एक दिन की मजदूरी लोग 200 रुपए पाते हों, और बहुत सारे लोग 150 रुपए पाते हों, और वो भी उनको साल भर रोजगार ना मिलता हो, वहां पर 8 लाख की तक की इनकम वाले को जो इनकम टैक्स भरता है, उसको आपने गरीबी में रखा है कि वो उसे
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा गया है और उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये सारी जो चीज जो वीरेन जी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन मुझे इसके साथ ये भी लग रहा है कि जो जातिगत या जो सामाजिक आरक्षण है, जो 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 सामाजिक स्थितियों को लेते हुए जो जाति व्यवस्था है उसके हिसाब से जो लोग शोषित हुए, जो प्रताड़ित हुए, उनको आगे बढ़ाने की जो व्यवस्था है, जिसको ये जो रिजीम चलाने वाले लोग हैं और ये जो विचारधारा है लगातार इस पर अटैक करती रहती है। तो ये कहीं न कहीं उसको खत्म करने की दिशा में ले जाने का भी कदम है कि हम धीरे-धीरे खत्म करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।